Hello students, this is video number 3 of friction and the topic is angle of repose. इस एंगल ऑफ रिपोज को समझने के लिए हम लोग मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उसके थ्रू समझते हैं। आप इस फिगर पे ध्यान दो जो मैंने अभी बनाई है। आप इसमें देख सकते हो कि हमारा एक मास है जिसको मैंने जस्ट इंक्लाइंड प्लेन में रखा है, जिसका एंगल ज़्यादा नहीं है, θ1 आई मीन टू से। फ्रिक्शन प्रेजेंट है अब हमारे सरफेसेस में। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो तो ये θ1 अगर 1 डिग्री भी होगा और ये वाला मास अगर 1000 kg का भी होगा तो भी ये नीचे आएगा। पहली बात तो ये तो चल रहा था लॉज ऑफ मोशन तक, लेकिन अब फ्रिक्शन प्रेजेंट है। थोड़ा प्रैक्टिकल केस है, दिस इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल केस विच यू कैन इमेजिन। फ्रिक्शनलेस जब हम बात करते थे ना, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन द फ्रिक्शनलेस सर्फेसेज। मतलब फिर हमें थोड़ा फिजिक्स के ऊपर चलना पड़ता है, हम उसको इमेजिन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि फ्रिक्शन तो प्रेजेंट है सरफेसेस के अंदर। अब फ्रिक्शन प्रेजेंट होने के कारण यू कैन सी, नॉर्मली आपने देखा होगा, अपने हाथ पे ही कोई एक छोटा सा बॉक्स रख लो, ठीक है, डस्टर जैसा चीज़ रख लो और अपने हाथ को टेढ़ा करना शुरू कर दो। अपने हाथ को जब टेढ़ा करना शुरू करोगे तो एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन ऐसी आएगी जब वो ब्लॉक जस्ट मूव करेगा, just begin to slide. When it just begins to slide is called angle of repose. इसको हम angle of repose बोलते हैं। एंगल बढ़ाता गया, मतलब θ1 पे भी नहीं गिरा, θ2 पे भी नहीं गिरा, θ3 पे जस्ट बिगिन किया स्लाइड करने को, तो हम इस θ3 को क्या बोलेंगे? दिस θ3 इज एंगल ऑफ रिपोज व्हेन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। ये बात आपने समझनी है। तो इसलिए अब हमारा ये जो पूरा मैंने आपको अभी समझाया, ये 3 कैटेगरीज में मैं डिवाइड करूंगा इस एंगल ऑफ रिपोज के टॉपिक को। एक की थीटा लेस देन थीटा आर पे क्या सिचुएशन है, क्या फ्रिक्शनल फोर्स है, क्या सब है, थीटा लेस देन थीटा आर पे। एक थीटा इक्वल टू थीटा आर पे और एक थीटा ग्रेटर देन थीटा आर पे। मतलब इंक्लिनेशन हम बढ़ाते जा रहे हैं, 0 से 90 तक चल रहे हैं, लेकिन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं अपनी, 0 से लेके 90 डिग्री तक। 0 डिग्री हो गया बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है यहां पे, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगा रहा है। वो अपने आप फोर्स क्यों पिक्चर में आएगी? जब तुम इंक्लिनेशन बढ़ाओगे तो mg sin थीटा आएगा। आपको मालूम होना चाहिए अब mg sin थीटा मैं कौन सी बात कर रहा हूं। जैसे जैसे आप इंक्लिनेशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एक फोर्स ऑटोमेटिकली पिक्चर में आएगी जिसके कारण ये नीचे जाएगा। तो इसलिए 3 कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको, थीटा लेस देन थीटा आर, थीटा इक्वल टू थीटा आर और थीटा ग्रेटर देन थीटा आर। देखो ये डायग्राम मैंने पहले बनाई है फॉर थीटा लेस देन थीटा आर के लिए। थीटा लेस देन थीटा आर के लिए आप डायग्राम देख रहे हो, बिल्कुल सिंपल है कि अभी थीटा आपने थीटा आर से कम रखा है। थीटा आर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अभी जब थीटा आर पहुंचता है तब बॉडी नीचे जाना शुरू करती है। अभी तो थीटा आर से कम है तो इसलिए बॉडी नीचे जाएगी नहीं, बट इट हैज ए टेंडेंसी, ये नीचे जाना चाहती जरूर है। रोक के किसने रखा है? फ्रिक्शन ने। एफ आर लिखा है मैंने फ्रिक्शन को, एफ आर मैंने फ्रिक्शन को लिखा है। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी इस समय? इस समय फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक होगी, बिल्कुल स्टैटिक होगी, और स्टैटिक होगी, और स्टैटिक जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो किसके बराबर होती है? अप्लाइड फोर्स के। लास्ट वीडियोस पढ़ो अगर नहीं मालूम तो अप्लाइड फोर्स कितनी है यहाँ पे? जो इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन, देखो मैंने टेंडेंसी ऑफ मोशन TOM जो लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड टेंडेंसी ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन नहीं है, वी एग्री, हियर द बॉडी इज एट रेस्ट बट हैज द टेंडेंसी ऑफ मोशन। कहाँ है टेंडेंसी ऑफ मोशन? वो TOM करके मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो TOM मतलब ये बॉडी नीचे जाना चाहती है। जब ये बॉडी नीचे जाना चाहती है, माइंड इट, तो फ्रिक्शनल फोर्स उससे अपोजिट लगती है। आप देख सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स उससे अपोजिट लगी है। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स यहां कितनी है? यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी? अप्लाइड फोर्स के बराबर, जो उसको नीचे लेके जाना चाहती है, mg sin थीटा। और फ्रिक्शनल फोर्स इस समय, एक और बात आप लिख सकते हो अपने पास, मैं नहीं लिख रहा यहां पे, आप अपने पास लिख के रखो, हेयर फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन fs मैक्स, स्टैटिक से कम है ऑब्वियसली, तभी तो रुका हुआ है, तभी तो रुका हुआ है। तो एफ आर इज इक्वल टू क्या आ गया? mg sin थीटा, ठीक है, एफ आर इक्वल टू mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? चलो पहले मैं इधर थोड़ा इरेज करता हूँ, उसके बाद आपको ये बातें बताता हूँ, क्योंकि जगह नहीं बचेगी, मुझे कुछ और भी बताना है इसके साथ ही। तो हम अगर बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बना रहा हूँ सिर्फ, नथिंग एल्स।
ठीक है, थोड़ी सी जगह बन गई। अब यहाँ पे हम थोड़ी बातें लिखेंगे जिसको आप अपने दिमाग में भी बिठा के रखो और समझते जाओ। सबसे पहली मैंने चीज़ लिखी कि जब थीटा लेस देन थीटा आर है उस समय मुझे एक इंपॉर्टेंट बात दिखाई दे रही है। यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ क्या एफ आर की वैल्यू कितनी होगी। हमें मालूम है इस समय एफ आर की वैल्यू कितनी होती है, बिल्कुल बराबर होती है, तभी तो बॉडी चल नहीं रही। ठीक है, नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, तो एफ आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। पिछला वीडियो देखो अगर नहीं समझ आया ये वाली बात, तो एम जी साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा थीटा अभी थीटा आर से कम है, मतलब कहाँ कैसे वैल्यू कैसे शुरू हुई है थीटा की, 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, थीटा आर तक। वो नहीं मालूम, वो तो डिपेंड करेगा ना, वो तो अभी बताऊंगा मैं आपको कि थीटा आर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो हर जगह अलग अलग होगी, वो भी मैं बताऊंगा आपको किसके बराबर होगी। तो ये एफ आर आ गया किसके, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा एन आ गया ये। ठीक है, और नेट कॉन्टैक्ट फोर्स किसके बराबर होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स को रिजल्टेंट हमने लिखा था नेट कॉन्टैक्ट फोर्स को वीडियो नंबर 1 में। ठीक है, ये नेट कॉन्टैक्ट फोर्स आर। ठीक है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, यार आप ऐसे लिख दो, आप कॉन्टैक्ट फोर्स ही लिख दो पूरा। कॉन्टैक्ट फोर्स किसके बराबर होगी, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स अंडर रूट ऑफ एफ आर स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, एफ आर स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। जब आप ये कैलकुलेशन करोगे एफ आर स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, तो ये किसके बराबर आएगा, आप करो कैलकुलेट, एम जी साइन थीटा का होल स्क्वेयर प्लस एम जी कॉस थीटा का होल स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए कॉन्टैक्ट फोर्स एम जी के बराबर आएगी। अंडर रूट ऑफ एम जी का होल स्क्वेयर, यानी अंडर रूट और स्क्वेयर कट गया, तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसके बराबर आएगी, इंटरेस्टिंग बात ये याद रखना है आपने, एम जी के बराबर आएगी, यानी थीटा पे डिपेंड करेगी नहीं। लेकिन ये सारी कहानी किसके लिए चल रही है, माइंड इट, थीटा लेस देन थीटा आर के लिए। थीटा लेस देन थीटा आर के लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एज थीटा इंक्रीजेस, थीटा को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो क्या दिख रहा है मुझे, एफ आर इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइन थीटा थीटा इंक्रीज करने पे इंक्रीज करता है, ये मालूम होना चाहिए आपको। लेकिन एन डिक्रीज करेगा, ये बात आपकी इंफॉर्मेशन, और कॉन्टैक्ट फोर्स कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट को हम ना ऐसे बना देते हैं, ऐसे, कॉन्टैक्ट फोर्स कांस्टेंट रहेगी। आप अपनी कॉपी पे पूरा भी लिख सकते हो, लेकिन हम ऐसे लिख के कर देता हूं, ऐसे मैंने खुद से साइन बना दिया ये। ठीक है, क्या कॉन्टैक्ट फोर्स कांस्टेंट रहेगी, एफ आर इंक्रीज करेगा, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो डिक्रीज करेगी, नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज करेगी, लेकिन एफ आर जो है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन ये स्टोरी कब की है, ये स्टोरी सिर्फ थीटा लेस देन थीटा आर की है, माइंड इट प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम आप ध्यान से देखो, बिल्कुल लगभग आपको लगेगा बिल्कुल सेम बनाया सर ने, लेकिन आपको एक बात बताता हूं, यहां पे मैंने एफ आर नहीं लिखा, यहां क्या लिखा है, एफ एस मैक्स। वहां पे एफ एस था, वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन थी, लेकिन उससे एफ एक्स मैक्स से कम वैल्यूज थी। यहां पे एग्जैक्ट थीटा आर पे क्या आएगा, वो वैल्यू अचीव हो जाएगी, जस्ट बिगिन टू स्लाइड, जस्ट मतलब थोड़ी सी भी और वैल्यू, मान लो ये एफ एक्स मैक्स 10 था, तो पहले 10 से कम 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 वैल्यूज थी, अप्लाइड फोर्स आपकी 10 से कम कम थी, अब एग्जैक्ट 10 हो चुकी है, और अब 10.00001 भी किसी ने लगाया तो अल्टीमेटली ये चल पड़ेगा। यानी कि मैंने क्या सीखा, इस समय आप नॉर्मल रिएक्शन सबसे पहले लिखो, सबसे पहली चीज लिखो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है। नॉर्मल रिएक्शन मैं बोलता हूं इस समय है, वो तो होती हमें इधर इस केस में होगी किसके बराबर, एम जी कॉस थीटा, बिल्कुल जी। फिर मुझे मालूम है एफ एस मैक्स किसके बराबर होता है, आपको मालूम होना चाहिए, एफ एस नहीं होता इसके बराबर, ये एफ एस मैक्स है, म्यू एस इंटू एन। ठीक है, इक्वल टू क्या हुआ, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई, म्यू एस तो फिक्स होता है किसी भी सरफेस का, म्यू एस एम जी कॉस थीटा। पिछली बार साइन थीटा कॉस थीटा था, एक जगह साइन थीटा था एक जगह कॉस थीटा था, इस बार दोनों जगह कॉस थीटा आ गया। अब मैं बताता हूं उससे हमें क्या फर्क पड़ा, और अल्टीमेटली आपका जो कॉन्टैक्ट फोर्स आई वो इन दोनों का स्क्वायर ले लो, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, वो केस आपका ग्रेटर देन वाले में ही आएगा। थीटा लेस देन थीटा आर में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो लेस देन रहती है, यहाँ पे भी चेंज होती है, देखो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे। ठीक है, ये आ गया आपका, ये चीज़ जो मैंने बता दी, इसमें आप एक डेरिवेशन करनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा इस केस में क्या होगा। इस केस में जो इसमें थीटा आर की वैल्यू कैलकुलेट करने लगे हैं हम अब। ठीक है, थीटा आर की जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इन दिस केस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा, एम जी
ये यहाँ नज़र नहीं आता, mg cos थीटा, ठीक है। और इधर से मुझे क्या मिला, mg तो कैंसिल हो गया भाई सीधा सीधा। tan थीटा इक्वल टू, इंटरेस्टिंग बात, tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, और ये थीटा क्या है इस समय, थीटा आर, तो tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, और आप लिखोगे, डेरिवेशन हो गई हमारी, थीटा आर इक्वल टू, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, थीटा आर इक्वल टू tan इनवर्स म्यू आर, tan इनवर्स म्यू एस। ये आप बात याद रखोगे, ये बात आप याद रखोगे। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ थीटा आर। एंगल ऑफ रिपोज की डेरिवेशन पेपर में आएगी तो आपने ये करना है कि थीटा आर की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, tan इनवर्स म्यू एस के, ठीक है। एक बात ये हो गई। फिर दूसरी बात हम और करेंगे यहाँ पे क्या, कि दोनों जगह क्या आ गया आपका, cos थीटा आ गया, यानी कि जब, अब यहाँ पे हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते ना, यहाँ पे तो सब थीटा आर है, थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा आर है, इसमें इंक्रीज डिक्रीज की बात हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि जब अब ये रेंज नहीं ना है, पहले रेंज थी थीटा टू थीटा, सॉरी 0 डिग्री टू थीटा आर, अब ये थीटा आर पे बात हो रही है, तो इस समय इतना इनफ है। इस समय आप लेस देन ग्रेटर देन की बात नहीं कर सकते, लेकिन जब हम ग्रेटर देन की बात करेंगे, मैं आज नेक्स्ट केस कौन सा बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट केस बनाने वाला हूँ थीटा ग्रेटर देन थीटा आर और अप टू 9। ये आ गया आपका थर्ड केस, थीटा ग्रेटर देन थीटा आर बट लेस देन 90 डिग्री। अब मैं थीटा आर से बढ़ के 90 डिग्री तक जाना चाहता हूँ, तो फिर उसको भी एनालाइज कर रहा हूँ। देखो सिंपल है, आपको समझ आएगा ये, ठीक है। ये एन इक्वल टू ये आ गया कॉस थीटा, ये वाला भी mg कॉस थीटा, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स जब मैंने कैलकुलेट की तो ये जब इनका स्क्वेयरिंग करोगे एन स्क्वेयर प्लस एफ के स्क्वेयर, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स इसके बराबर आ गई एफ के, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स एफ के बराबर है, क्या दिखा मुझे, व्हेन थीटा विल इंक्रीज करना, लेकिन कहाँ से ऊपर है, पहले आप 0 से थीटा आर जा रहे थे, अब थीटा आर से 90 जा रहे हो। अब क्या होगा, जब थीटा इंक्रीज करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज करेगी, एफ के डिक्रीज करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज करेगी, आप सिंपल एफ आर लिख दो आप, फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज करेगी, कॉन्टैक्ट फोर्स भी डिक्रीज करेगी, कॉन्टैक्ट फोर्स भी डिक्रीज करेगी, ओवरऑल सब डिक्रीज करेंगे। सबके अंदर कॉस थीटा है ना, सबके अंदर कॉस थीटा, देखो तीनों चीज़ों के अंदर कॉस थीटा है, और थीटा इंक्रीज करने पे कॉस थीटा डिक्रीज होता है, इसलिए तीनों डिक्रीज करेंगे। फर्स्ट वाला केस जो था वहां नॉर्मल रिएक्शन में कॉस थीटा था, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो थी वो कितनी थी, mg साइन थीटा अप्लाइड के बराबर, इसलिए वहां साइन थीटा ने पंगा डाल के रखा था, और जो साइन थीटा ने पंगा डाला था उसकी वजह से वहां कॉन्टैक्ट फोर्स भी क्या थी, कॉन्टैक्ट फोर्स भी आपकी कांस्टेंट थी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। अब मैं इसको अगर समराइज करूं तो समराइज क्या किया मैंने, फॉर थीटा लेस देन थीटा आर, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस, ये मतलब थीटा इंक्रीज करने पे, थीटा इज इंक्रीजिंग, ठीक है, लिख दो थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज करने पे मतलब ये हम कर रहे हैं ना, थीटा इंक्रीज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, फ्रिक्शनल फोर्स विल इंक्रीज, नॉर्मल रिएक्शन विल डिक्रीज, कॉन्टैक्ट फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। थीटा इक्वल टू थीटा आर पे क्या किया आपने, कुछ नहीं करना, ये सब एनालिसिस उधर हो नहीं सकता क्योंकि एक ही एंगल है ना, वहाँ थीटा इंक्रीज डिक्रीज थोड़ा होगा जब एक ही एंगल है। तो वहाँ पे क्या देखा आपने, वहाँ पे देखा कि थीटा आर की वैल्यू जो होती है वो tan इनवर्स म्यू आर होती है, म्यू एस होती है, ये हमने वहाँ से ड्राइव किया। फिर तीसरा केस आ गया आपका कौन सा, फॉर थीटा ग्रेटर देन थीटा आर, क्या देखा आपने, थीटा इंक्रीज करने पे, थीटा आर से इंक्रीज करने पे एफ आर जो है वो भी डिक्रीज करेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी डिक्रीज करेगी, और कॉन्टैक्ट फोर्स भी डिक्रीज करेगी। कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद होना चाहिए, प्लीज कॉन्सेप्ट के साथ, ये आपको रट्टा नहीं होना चाहिए, ये याद हो जाना चाहिए, याद करना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। नहीं तो फिर ये डेरिवेशन वगैरह जो हम कर रहे हैं ये करने की जरूरत क्या है, फिर तो सीधा बोलूंगा ये वाला पेज याद कर ले भाई, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ रिपोज का छोटा सा टॉपिक खत्म हुआ, इसकी डेरिवेशन, इसका एनालिसिस हमने पूरा किया। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसकी और फ्रिक्शन फोर्स को और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए।
ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्लाइंड प्लेन पे ये एक बॉडी पड़ी है 2 kg की, आपको पूछा गया है कि इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करो। बस सिंपल क्वेश्चन है, एंगल आपको दिया हुआ है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, म्यू भी आपको दिया हुआ है, फ्रिक्शन तो है ही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर हमें फ्रिक्शन नहीं होती तो हम सीधा बोलते हैं mg sin थीटा, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन है जिसको आपको कंसिडर भी करना है, जिसको आपको लेना भी है, इसलिए बड़े अच्छे से काम करना है। जब आपको म्यू दिया हो 0.5 तो आपको पता होना चाहिए कि ये म्यू एस की वैल्यू भी है और ये म्यू के की वैल्यू भी है, इसलिए घबराना नहीं है। सबसे पहला याद रखो यार, एक बात तो बड़ी सिंपल बात याद रखो, फ्रिक्शन का जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ही कैलकुलेट करके रख लो एफ एस मैक्स, और जब म्यू ए की वैल्यू दी हो तो एफ एस मैक्स ही आपका एफ के होता है, इसलिए आपका एफ एस मैक्स कितना आएगा, एफ एक्स मैक्स आएगा उसके लिए आपको नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए तो आओ फटाफट बताएं नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होती है, कितनी बार कर दिया यार अब तो, ठीक है। ये आपका एम जी कॉस थीटा याद आया, क्यों होता है ये एम जी कॉस थीटा, ये एम जी के 2 कंपोनेंट होते हैं, नहीं मालूम तो इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन पढ़ो। ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये आ गया नॉर्मल, ये एम जी साइन थीटा, ये आ गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ये आ गई आपकी फ्रिक्शनल फोर्स, जो अभी कुछ नहीं मालूम ये ब्लॉक चलना भी है या नहीं, वो तो अभी हमें एक कहानी बताएगी फिर हमें पता चलेगा। दिस इज एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा कैलकुलेट भी करते हैं, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, आओ देखें एम जी कॉस थीटा, एम जी हो गया 20, कॉस थीटा कॉस 37, तो कॉस 37 होता है 4/5, तो 20 इंटू 4/5 यहाँ कर रहा हूँ, 20 इंटू 4/5 16, कितना आ गया 16, ठीक किया मैंने 37 डिग्री, कॉस 37 4/5 बिल्कुल सही है, तो 4/5 5 से कैंसिल 4 16 न्यूटन, 16 न्यूटन आ गया आपका कौन, 16 न्यूटन इज द एफ एस मैक्स। तो अब एम जी साइन थीटा निकाल लो, एम जी साइन थीटा कितना आएगा, एम जी साइन थीटा कैलकुलेट कर लो, करो एम जी साइन थीटा 20 इंटू 3/5, ठीक है। ये 16 नहीं आया, ये 16 तो आपने नॉर्मल रिएक्शन निकाली है, इसको मल्टीप्लाई करना है अभी 0.5 के साथ, आई एम सॉरी म्यू एन करना होता है ना, तो ये 8 न्यूटन आया आपका, 16 न्यूटन तो आपका नॉर्मल रिएक्शन आई है, तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा एफ एस मैक्स, तो कितना आ गया 8 न्यूटन। अच्छा एम जी साइन थीटा कैलकुलेट करो 20 इंटू 3/5 तो 12 न्यूटन, तो समझ आई बात आपको। तो आपका जो, सुन लो ध्यान से, अब आपका जो फोर्स आई एम जी साइन थीटा वो कितनी आई, वो 12 न्यूटन आई, और मैक्सिमम फ्रिक्शनल कितनी लग सकती है वहाँ 8 न्यूटन, तो इसलिए ये बॉडी नीचे की तरफ चलेगी, जब नीचे की तरफ चलेगी तो एफ के पिक्चर में आएगा, एफ के और एफ एस मैक्स बाई चांस यहाँ इक्वल है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको म्यू के और म्यू एस अलग अलग नहीं दे के रखा है, तो इसलिए 8 न्यूटन ऊपर लगेगा। तो नेट फोर्स कितनी आई, नेट फोर्स कितनी आ गई, नेट फोर्स जो नीचे की तरफ लेके जा रही है इस ब्लॉक को, वो है 4 न्यूटन, कितनी है 4 न्यूटन, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आ गया, तो A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। एक और तरीका है इसको चलने का, इसको करने का एक और तरीका क्या है कि आप थीटा आर की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, आपको पहले ही सिर्फ इतना पता लगाना हो मान लो पेपर में कि ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, तो थोड़ा एक और एनालिसिस कर लेते हैं ज़रा, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन तो हमने कर लिया ये पूरा, थीटा आर किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स म्यू आर, tan इनवर्स 0.5, tan इनवर्स 0.5, ठीक है। तो tan इनवर्स जो 0.5 है वो 37 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, पहला क्वेश्चन ये, जो tan इनवर्स 0.5 है वो 37 से छोटा आएगा या बड़ा आएगा। आप tan 37 निकाल लो, tan 37 होता है 3/4 0.75, तो वो बड़ा है, ठीक है, वो बड़ा है। tan 37 आप ऐसा कर लो, मैं बताता हूँ आपको, tan थीटा आर, देखो tan 37 की वैल्यू कितनी आई, सीधा tan 37 निकाल लो, tan 37 इज ग्रेटर देन यहाँ tan थीटा, कैसे भाई, tan थीटा आर कैसे, क्योंकि tan 37 कितना होता है 3/4, हमने याद रखा है, और tan थीटा आर कितना होता है म्यू एस 0.5, तो अगर बड़ा है ये tan थीटा आर से, ऐसे करा करो, ठीक है। तो 3/4 इज ग्रेटर देन क्या 0.5, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये ब्लॉक नीचे जाना था,
हमने दूसरे एनालिसिस से भी कर लिया, इस एनालिसिस से, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं होगा, इससे टाइम ही वेस्ट होगा अगर आपने पूरी एक्सेलरेशन भी निकालनी हो तो, क्योंकि इससे तो सिर्फ ये पता चला कि ये नीचे जाएगा, ये नहीं ना पता चला कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा। तो दूसरे वाला मेथड जो हमने पहले लगाया उससे हमें ये भी पता चल गया कि ये नीचे भी जाएगा, क्योंकि नीचे वाली फोर्स बड़ी आ रही थी फ्रिक्शनल एफएस मैक्स से, तो वो कॉन्सेप्ट से हमने कर लिया। दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। एग्जामिनर किस ढंग से आपको पूछ ले कोई पता नहीं होता। ये अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, बिल्कुल सेम देख रहे हो आप, पहले आपने एक्सेलरेशन निकाली, यही सेम क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन भी चेंज नहीं किया। आपको पता है 37 डिग्री पे ये 2 kg वाला ब्लॉक जो है, जो हमने अभी कंडीशन बनाई थी, ये नीचे जाना था, लेकिन अब आप तुमने इधर से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, देख रहे हो फोर्स एफ आपने लगाई है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। वो बोल रहा है बताओ फोर्स एफ की क्या वैल्यू होगी, उसने ये नहीं बोला क्या वैल्यू होगी, उसने बताया कि कितनी वैल्यूज़ होंगी, ज़रूर ज़्यादा आती होंगी, तभी एग्जामिनर ने क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि भाई एक वैल्यू से नहीं, ये बहुत सी वैल्यू से यहाँ रुकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एक्चुअली फ्रिक्शन के बहुत खतरनाक, जो फ्रिक्शन की मेन कहानी है ना, कि फ्रिक्शन डायरेक्शन कैसे बदलती है आपको पता भी नहीं चलेगा। फ्रिक्शन की फोर्स डायरेक्शन बड़ी जल्दी बदलती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो डायरेक्शन कैसे बदल रही है। इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग क्लियर होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, मैं कुछ फोर्सेज की एग्जाम्पल्स लूँगा। पहले आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि यहाँ पे 8 न्यूटन है आपका, कौन 8 न्यूटन है आपका फ्रिक्शनल फोर्स एफएस मैक्स, ठीक है, वो वैल्यू मुझे याद है। उसी के बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ कि कितनी फोर्स लगा के मुझे इसको यहाँ रोकना पड़ेगा। अभी समझते हैं इसको, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब ये ब्लॉक है आपका, आपको याद है कि मैंने आपको बता दिया पहले ही कि म्यू एस की वैल्यू हमारी फिर से 0.5 है, आप याद रख सकते हो, म्यू एस इक्वल टू 0.5 है, ठीक है, म्यू एस इक्वल टू 0.5 है। ऊपर की तरफ मान लो मैं फोर्स लगा रहा हूँ 4 न्यूटन, ध्यान देना प्लीज़, ऊपर की तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ 4 न्यूटन। नीचे ये अपने आप mg साइन थीटा से नीचे जा रहा था, वो है 12 न्यूटन। हमने पिछले न्यूमेरिकल में ये कैलकुलेट किया, इसलिए मुझे ये याद है, ठीक है, ये कोई याद नहीं, आप नहीं याद रख लेना वैल्यूज़ ये। तो हमें ये भी मालूम है, ठीक है, आ गया हमारा। और हमारे को मालूम है कि हमारा एफ एस मैक्स कितना है, वो यहाँ पर मैं साइड पर लिख के रखता हूँ कि एफ एस मैक्स हमारा कितना है, 8 न्यूटन, ठीक है। तो अब यहां पे 8 न्यूटन लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, कितनी लगेगी, 8 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, देखो ध्यान से, ठीक है, 8 न्यूटन मैक्सिमम लग जाएगी, 8 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स। और अल्टीमेटली यहां एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, तो मतलब व्हेन अप्लाइड फोर्स, मैंने जब ऊपर से अप्लाइड फोर्स कितनी लगाई, 4 न्यूटन, जब मैंने ऊपर से फोर्स लगाई यहाँ से 4 न्यूटन, ये जो एफ मैंने लगाया, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या थी, मोशन कहाँ होना चाहती थी, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ। ये इंटरेस्टिंग बात है इसमें, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ। और जब फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी तो वो इसको रोकना चाहेगी, तो रोकी, बिल्कुल रोक दिया उसने इसको। तो यहाँ पे ये टेंडेंसी ऑफ मोशन ज़रूर लिखो कि ये नीचे जाना चाहता है इस समय। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा टेंडेंसी ऑफ मोशन से कहाँ लगती है। आप पहले फ्रिक्शनल फोर्स मत लगाओ, पहले देखो कि नेट फोर्स बिना फ्रिक्शनल के कहाँ है। तो नेट फोर्स बिना फ्रिक्शन के कहाँ थी, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ थी, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ। वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लग सकती है, 8 न्यूटन, और यहाँ लगेगी भी 8 न्यूटन, क्योंकि नेट फोर्स कितनी थी नीचे की तरफ, 8 न्यूटन, तो यहाँ लगा। तो यहाँ पे व्हेन F इज इक्वल टू 4 न्यूटन, पहला केस आपने लिया है, व्हेन F इज इक्वल टू 4 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 8 न्यूटन, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 8 न्यूटन, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन बनी नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं आई, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट कंसीडर करो कि आप इसको 8 न्यूटन से खींच रहे हो, कितने न्यूटन से, 8 न्यूटन से अगर खींच रहे हो, व्हेन, नेक्स्ट आ गया आपका, आप पहले उतना ही नोट करो। अब आपने नेक्स्ट केस लिया जब आपने फोर्स कितनी मैंने बनाई है यहाँ पे 8 न्यूटन, आप लिख लो व्हेन अप्लाइड फोर्स, जो मैं एफ लगा रहा हूँ, जो मैं जिसके बारे में मुझे पूछा है, वो अगर 8 न्यूटन हो, अगर 8 न्यूटन होगी तो पहले फ्रिक्शन को मत सोचो, टेंडेंसी ऑफ मोशन कहाँ है, अभी भी नीचे की तरफ, अभी भी ये ब्लॉक कहाँ जाना चाहता है, नीचे की तरफ। जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाना चाहता है तो ये क्या करेगा, टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या आ गई, नेट फोर्स कहाँ आई, नीचे की तरफ, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन नीचे, टेंडेंसी ऑफ मोशन नीचे, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी ऊपर, कितनी लगेगी, नेट फोर्स कितनी है, 4, तो 4 से ज़्यादा तो लग नहीं सकती,
4 से ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लग नहीं सकती, ये आपको सिखाया है मैंने। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आएगी? 4 न्यूटन। और एक्सेलरेशन कितनी? 0। एक्सेलरेशन 0। ये सेकंड केस आ गया आपका। कौन सा वाला? जब आपने कितना कंसिडर किया? 8 न्यूटन। तो आप सबको समझ आया कि 8 न्यूटन के टाइम पे यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगी? 4 न्यूटन। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या ले रहा हूँ मैं? कितना लिया मैंने फोर्स नेक्स्ट टाइम? 12 न्यूटन। अब मैं 12 न्यूटन अगर लगाऊंगा ऊपर की तरफ, देखो अब इंटरेस्टिंग है। 12 न्यूटन ऊपर की तरफ लगाऊंगा तो नेट फोर्स कितनी? 0। नो टेंडेंसी ऑफ मोशन, कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन आएगी नहीं जब ऊपर भी और नीचे भी उतनी है। पहले फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करो, एकदम फ्रिक्शन लगा दोगे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ मोशन है नहीं यहाँ पे, टेंडेंसी ऑफ मोशन बनाना ही नहीं आप। ये देखो काट देता हूँ मैं इसको, टेंडेंसी ऑफ मोशन यहाँ नहीं है, तो ये ब्लॉक कहीं नहीं जाना चाहता, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी? 0। नो फ्रिक्शन फोर्स। When net force applied on a body, कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स 0। एक्सेलरेशन तो 0 हुई हुई, एक्सेलरेशन तो 0 हुई है। तो ये आपका एक और कंडीशन बन गई, FR 0। सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ 0 न्यूटन लिख दो FR। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग केस देखो, इसको खुद लिखोगे आप ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अब मैं 16 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ। अब बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। मैं आपको बता रहा था ना, ब्लॉक अभी तक हिल नहीं रहा है किसी पे भी, ना 4 पे हिला, ना 8 पे हिला, ना 12 पे हिला। अब मैं 16 लगा के देख रहा हूं। अब मैंने 16 न्यूटन फोर्स लगाई। जब मैंने 16 न्यूटन फोर्स लगाई तो इंटरेस्टिंग बात क्या हुई? टेंडेंसी ऑफ मोशन इज अपवर्ड्स नाउ। ये जरूर लिखो प्लीज, टेंडेंसी ऑफ मोशन। टेंडेंसी मोशन मोशन क्यों नहीं लिख रहा हूं? मोशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 है, रेस्ट पे ही बॉडी पड़ी हुई है। अभी ये सब फोर्सेस के लिए 0 आ रहा है। तो 18 लगाया। अब कहां आएगी आपकी फ्रिक्शनल फोर्स? इधर कितनी 8 मैक्सिमम लगा सकता है वो, लेकिन 8 लगाएगा नहीं। वो लगाता कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 8 लगा सकता है। तो लेकिन अब इस समय कितनी लगाएगा? 4 न्यूटन। तो देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। इंपॉर्टेंट इसमें ये बात है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपकी। तो यहां लिखोगे आप खुद लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा यहां। व्हेन अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू 16 न्यूटन। यहां मैं चलो यहां चेंज कर देता हूं, 16 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन। एक्सेलरेशन अभी भी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देना चाहिए। ठीक है, तो ये आगे कहानी, इसको भी नोट करो। नेक्स्ट केस एक और ले रहा हूं, कौन सा? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन लो भाई। 20 न्यूटन में कितना आया? 20 न्यूटन में नेट कितनी आई? 8। कहां आई? ऊपर। टेंडेंसी ऑफ मोशन ऊपर। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ मोशन ऊपर। ज्यादा से ज्यादा कितनी फोर्स लगा सकता है? 8 लगा देगा पूरी अपनी। 8 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स। तो लिखो यहां 8 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स, ये लिख दो 20। और एक्सेलरेशन अभी भी 0, नेट अभी भी 0। अब 20 के बाद चेंज होगी कहानी। अब 20 के बाद चेंज होगी कहानी, बताओ। अब समझना बात को। अब 20 के बाद हमें लिखना नहीं है, क्योंकि इसके बाद की कोई फोर्स लगाओगे तो अब ये हिलेगा। अब कुछ नहीं कर सकते तुम। अब मान लो तुमने 22 लगाई, नेट आ गया 10। ये ज्यादा से ज्यादा कितनी लगा सकता था? 8। तो एफ के कितना आ जाएगा? 8। तो फिर एक्सेलरेशन आएगी ऊपर की तरफ। अब एक्सेलरेशन कहां आएगी? ऊपर की तरफ। अब टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं, अब मोशन है विद एक्सेलरेशन है। अब 22 इसको लिखो और यहां पे एक्सेलरेशन लिखो। 22 पे एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है, तो 20 इंटरेस्टिंग केस है, 20 वाले को नोट करो पहले। अब अगर मैं 22 लिखूं इसको तो क्या होगा? अब मैं इसको 22 लिखूं तो क्या होगा? 22 पे क्या लिखोगे? 22 पे फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लिखोगे? 8। याद रखो, 22 पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या लिखोगे? 8। बिल्कुल करेक्ट। लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं लिखोगे। एक्सेलरेशन कितनी आएगी? नेट फोर्स होगी आपकी 10 नहीं हुई, कितनी हुई? 2। नेट फोर्स हुई 2/2 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा 22 वाले का। इस सारे एनालिसिस के बाद हमें यह पता चलता है कि जो आपकी फोर्स है वो 4 और 8 के बीच में होनी चाहिए, 4 और 20 के बीच में होनी चाहिए। तो जाके क्या होगा? तो ये ब्लॉक स्टेशनरी ही रहेगा। फॉर ऑल दीज फोर्सेस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, विल नॉट स्लाइड। ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। एक बात ये समझ आई? अब ये हम इतना एनालिसिस करेंगे इतने छोटे से क्वेश्चन के लिए? नो, मैं बताता हूं आपको बात क्या करना है। आपने लिखना है ये रेंज पता कहां से कहां तक आई? ये रेंज आई mg sin थीटा, यानी इस केस में 12 माइनस एफ एस मैक्स
से लेके ये है वैल्यू, ठीक है। एफ एस मैक्स कितना था आपका 8, तो 12 माइनस 8 कितना हुआ 4, से लेके ये 20 कैसे आएगा एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्स, ये नोट करोगे आप, एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्स, ठीक है। ये इतनी बात मैंने एक आपको बिल्कुल एक पूरा प्रॉपर चीज़ बता दी, इसको आप अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लो, ये इंटरेस्टिंग है। थैंक यू वेरी मच।